स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे एक बड़े मुद्दे की। मुद्दा यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन, कई बार इस बात की मांग भी उठी है और गत वर्ष ही इसको लेकर के एक टीम भी बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब की अध्यक्षता में, और ये पूरी टीम ने करीब 18,000 पेज की 18,626 पेज की एक रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। और इसमें बताया गया है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय की एक ही वोटिंग लिस्ट हो। लोकसभा और विधानसभा के 100 डेज में ही स्थानीय निकाय के चुनाव करा दिए जाएं। जब सवाल आया कि अगर त्रिशंकु की स्थिति बनती है या फिर अविश्वास आ जाता है केंद्र सरकार के खिलाफ, तो उस पोजीशन में क्या होगा, तब ये बात आती है जो मैं मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए देख पाया हूं कि रिमेनिंग पार्ट उस 5 साल के पीरियड का किसी भी सरकार का वो नई सरकार के गठन के साथ में पूरा किया जाएगा। अभी हो क्या रहा है, मसलन अटल जी की सरकार लंबे समय नहीं चल पाई, गिर गई, अगले साल फिर चुनाव हो गए, तो वहां से जिस दिन चुनाव होते हैं वहां से 5 साल काउंट किए जाते हैं। अभी के नियम के अनुसार हो तो फिर रिमेनिंग जो पीरियड है आपका 4 साल, 3.5 साल, आपको उसी टाइम पे चुनाव कराना है। जैसे कि राज्यसभा में अगर किसी सदस्य का त्यागपत्र हो जाता है या फिर कोई दूसरी कोई घटना या रिजाइन हो जाता है, तो 6 साल के लिए जो चुनाव होता है उनका, उसके बचे हुए टाइम के लिए किया जाएगा। चलिए तो हम इस मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे। इसमें 62 दलों को अप्रोच किया गया था, जिसमें से 47 दलों ने अपना जवाब दिया। 15 दल इस जो एजेंडा था इसके खिलाफ और 32 दल इसके पक्ष में आए। तो हमारे साथ नितिन सारस्वत कांग्रेस से इस वक्त, देवेंद्र यादव हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हैं, कृष्ण कुमार जानू हमारे साथ में भाजपा से हैं। मैं नितिन आपके पास में आना चाहूँगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है, तो क्या लगता है कि चुनाव में इतना खर्चा होना सब कुछ, और जो आपत्ति दी होगी निश्चित रूप से आपके सीनियर जो लोग हैं उन्होंने दी होगी, और किस बेस किस चीज़ को आधार बनाया उन्होंने जिसमें आपत्ति जाहिर की है, तो क्या लगता है आपको कि रिपोर्ट में कहीं पे है या फिर कुछ इसमें दूसरी चीज़ों को सम्मिलित करके एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं? देखिए योगेंद्र जी, जो भी आपने प्रश्न पूछा उसके 3 हिस्से, मैं एक-एक करके जवाब देना चाहता हूँ ताकि क्लियरिटी आपके साथ हो। सबसे पहले कि वन नेशन और वन इलेक्शन होना चाहिए क्या? 1952 से 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन था। बिल्कुल। जो परिस्थितियां हुई उससे वो अलग हो गया। तो वन नेशन वन इलेक्शन का ऐसा कुछ नहीं है कि नया एजेंडा है, हमेशा ऐसा आता है और कुछ परिस्थितियों के कारण ऐसा हो गया। हम तो ये कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, वन नेशन वन एजुकेशन भी होना चाहिए, अमीर गरीब को सबको मिलना चाहिए, इसलिए हम राइट टू एजुकेशन लाए। वन नेशन वन हेल्थ होना चाहिए, लेकिन ये हेल्थ नहीं दिए इन्होंने। जो आपने आयुष्मान योजना का फर्जीवाड़ा आपको पता चला है किस तरीके का है। यहाँ पे राजस्थान में हमने कोशिश की, चिरंजीवी देखे। वन नेशन और वन रैंक वन पेंशन की उन्होंने बात कही, उससे भी ये मुकर गए। और वन नेशन वन टैक्स की जो बात कही थी उसमें भी 5 टैक्स कर दिए। तो मैं तो ये वन नेशन वन इलेक्शन से भी आगे बता रहा हूं कि ये सब होने चाहिए। लेकिन हमारा विरोध क्यों है? सबसे पहला हमारा कमेटी के स्तर पे विरोध था, जो कि इसमें सभी दलों का प्रतिनिधित्व नहीं है, क्योंकि पूरे देश में अलग अलग दलों की सरकारें हैं, विपक्ष में सरकारें हैं, और इससे राज्य भी प्रभावित होंगे। तो उसमें सभी दलों का प्रॉपर प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, जो नहीं है। आपको पता है कि बीजेपी बहुमत में है। दूसरा, इसमें सभी क्षेत्र का, दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर, वो इस कमेटी के अंदर नहीं थे। तीसरा, आपने पहले से तय कर लिया कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन में जो हमारे कोविंद जी अध्यक्ष हैं उन्होंने इसकी पहली वकालत की थी। साथ में इन्होंने सारी जो रिकमेंडेशन है वो नीति आयोग, जो कि ना स्टैट्यूटरी बॉडी है ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसकी रिपोर्ट्स को आधार बना के कहा। मतलब आपने केवल आई वॉश के लिए कमेटी गठित की और आपने पहले से ही तय कर लिया था कि ऐसा होना है। आपने किसी से प्रॉपर चर्चा नहीं की, कोई बातचीत नहीं की। पहला विरोध ये था। दूसरा, आपने कहा कि इसके लिए कॉस्ट बचेगी, लेकिन फैक्ट अलग इशारा करते हैं कि 2014 में 3,870 करोड़ रुपए वीवीपैट में खर्च हुए, और खुद इलेक्शन कमीशन ने 2019 का आंकड़ा नहीं दिया। अगर आप खर्च से इतने चिंतित होते तो आप 2019 का आंकड़ा दे देते। उससे बड़ी बात यह है कि 3,870 करोड़ रुपए जो खर्च हुए उसमें मैक्सिमम पैसा वीवीपैट से खर्च हुआ था, जबकि विपक्षी दलों ने मांग की कि उस वीवीपैट की सबकी गिनती हो जाए और मिलान भी हो जाना चाहिए। उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया।
दूसरा 0.02% जो बजट का हिस्सा है, चाहे राज्य सरकार, जब राज्य में इलेक्शन होता है तो राज्य सरकार वहन करती है, केंद्र में होता है तो केंद्र सरकार, तो 0.02% अगर वो बजट का हिस्सा 5 सालों का अगर फ्री एंड फेयर के इलेक्शन में खर्च हो जाता है तो उसमें क्या दिक्कत है। तीसरा, जैसा मैंने जो आंकड़ा उपलब्ध है 3,870 करोड़ रुपए, अगर हम देखें, अभी आपको इलेक्टोरल बॉन्ड का पता चला था, कुछ सुप्रीम कोर्ट ने उस पर चिंता जाहिर की और उससे आपको पता चला कि लगभग 6,500 करोड़ रुपए तो बीजेपी ने उससे चंदा ले लिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक घोषित कर रहा है। मतलब जितना खर्चा हो रहा है उससे ज्यादा तो ये केवल एक सोर्स से चंदा ले रहे हैं, और जबकि 48% जो चंदा बीजेपी को आ रहा है वो अलग सोर्स से हो रहा है। तीसरा, इन्होंने कोई भी इलेक्शन में आया हो तो कोई सुधार किए हो, आपने बताया कि कहीं खर्च की सीमा कम की हो, इवन बढ़ाई है, आप देखो चाहे एमएलए के इलेक्शन में हो चाहे एमपी के इलेक्शन में हो। सेंट्रल ऑफ मॉनिटरिंग एंड एडवांस स्टडीज ने कहा कि 55,000 करोड़ रुपए, देश का सबसे महंगा चुनाव 2019 में हुआ, जिसमें आधा खर्चा अकेला बीजेपी पार्टी ने किया, तो खर्च की कोई बात नहीं है। तीसरा, इसमें हमारी चिंता थी कि संवैधानिक संशोधन, 5 तो बड़े संवैधानिक संशोधन करने पड़ेंगे, आरपीए एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा और तमाम लोकसभा विधानसभा के नियम संशोधित करने पड़ेंगे। क्या उसका कोई रोड मैप है? नहीं, उसका कोई रोड मैप नहीं है। चौथा, संवैधानिक प्रश्नों में इन्होंने जो सलाह ली है वो नीति आयोग की ली है। इन्होंने, नीति आयोग ने क्या बोला कि अगर केंद्र सरकार मत खो दे, विश्वास मत खो दे, तो बाकी राज्य सरकारों को भी भंग कर देना चाहिए। अब बताइए, नीति आयोग कहीं से भी संवैधानिक वो नहीं रखती है, क्रेडिबिलिटी नहीं रखती है, लेकिन उसके आधार पर सारी रिपोर्ट तैयार कर दी। कोई राज्य सरकार में अगर सीएम विश्वास मत खो दे और पार्टियां तैयार ना हो अगर सरकार बनाने के लिए, तो नीति आयोग की रिकमेंडेशन है कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए शेषकाल के लिए। तीसरी बात, कार्यकाल को बढ़ाना, संविधान में साफ लिखा हुआ है, नीति आयोग कहता है कि 5 साल निर्धारित नहीं है, आप कार्यकाल को कभी भी बढ़ा सकते हैं, जबकि संविधान साफ कहता है कि कार्यकाल 5 साल का है। कुछ विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत इमरजेंसी सिचुएशन में आप उनका कार्यकाल बढ़ा सकते हो। अब मान लो ये सब सिचुएशन हो जाती है तो आप क्या करोगे? तो कोई बात नहीं है। पूरे विश्व में कहीं भी पार्लियामेंटेरियन जहां पे रिजीम है वहां पे कहीं भी वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है। चौथा, आपके बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर यह संशोधन करना पड़ेगा। क्या बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन जायज है? आप बता दीजिए। स्थानीय मुद्दे और मांग खत्म हो जाएंगे, हमारी इन सबको लेके है। अगर आप सच में ऐसा चाहते, लेकिन इनका जो इरादा है वो अलग है। क्यों इनको परेशानी है कि देश में हर समय चुनाव नहीं हो रहे, पीएम हर समय चुनावी मोड में रहते हैं और एक पीएम स्थानीय नेता की तरह काम करते हैं, चुनावी प्रधानमंत्री हो गए। वापस आ रहा हूं। ये आपत्ति कांग्रेस की है। चलिए आम आदमी पार्टी से सुन लेता हूं। जानू साहब, फिर आपसे मैं जवाब लूंगा। देखिए योगेंद्र जी, आम आदमी पार्टी तो लगातार इस चीज के खिलाफ आवाज उठाती रही है कि अब वन नेशन वन इलेक्शन जैसा जो जुमला लेकर के आ गए हो, ये सिर्फ देश की जनता को एक और मुद्दों से भटकाने के लिए लाया गया है। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि 7 चरणों में देश के संसदीय चुनाव हुए थे। विधानसभाओं का ये सब एक साथ करवाना करीब करीब नामुमकिन है, लेकिन इनको चूंकि मुद्दों से भटकाना है, देश की जनता को, किसान प्रदर्शन कर रहे उससे भटकाना है, युवा रोजगार मांग रहे उससे भटकाना है, महंगाई से जनता त्रस्त है उससे भटकाना है, तो तमाम मुद्दों से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पहले सीए लेकर आके आ गई, अब ये लेकर वन नेशन वन इलेक्शन लेकर के आ गई। दरअसल ये लोग चाहते हैं कि जनता के मन में जो सत्ता से सवाल करने की शक्ति उसको छीन लें, क्योंकि जब भी देश में चुनाव आते हैं जनता हावी होती है, पार्टियों को झुकना पड़ता है। अब चुनाव आ रहे हैं तो सिलेंडर सस्ता हो रहा है 9 साल के बाद, 9 साल तक लूटने के बाद में। अब चुनाव आ रहे हैं तो पेट्रोल सस्ता करने की बात कर रही है मोदी सरकार, जबकि 9 साल तक लूट लिया। ये लोग लगातार जनता को ठगते हैं, लूटते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो इनको झुकना पड़ता है वोट के लिए। तो ये जो वोट के आगे जो सत्ता को खोने का जो डर है मोदी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का, इस डर से मुक्ति पाने के लिए लोग नया जुमला लेकर के आ गए हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन करवा लीजिए। ये लोग किसी भी तरीके से ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते जो लॉजिकल हो। ये देश के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, देश के युवाओं की बात नहीं करना चाहते। एक ऐसा जुमला हर बार फेंक देते हैं, तमाम पिछले चुनाव में भी आप उठा करके देखेंगे तो ऐसे जुमले फेंके गए। अब फिर से एक नया जुमला फेंका गया है। ये सिर्फ और सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए लाया गया है। और पूरा देश, आप देखिए, कहीं कोई चर्चा नहीं हुई देश की जनता से। चंद लोगों ने चंद कमरों में बैठ करके एक रिपोर्ट तैयार कर दी और वो सौंप दी गई। ना देश की आम जनता की सहमति ली गई, ना देश के बड़े विपक्षी दलों की सहमति ली गई, ना राज्य सरकारों की सहमति ली गई, और एक बंद कमरों में बैठ करके एक रिपोर्ट बना दी गई। इससे साफ है 191 दिन लगे, 18,626 पेज बने हैं, तो किसी के तो कमेंट्स होंगे उसमें। आप देखिए ना, आप योगेंद्र जी, आप एक मीडिया के स्तंभ हैं, आप भी देख रहे हैं, हम लोग भी चूंकि राजनीतिक लोग हैं, हम भी लगातार नजर रखे हुए हैं। कहीं कोई एक चर्चा डिस्कशन कहीं पब्लिक में होता नजर नहीं आया, कहीं कोई भी ऐसी
तमाम जो है बंद कमरों की मीटिंग के अलावा कोई ओपन डिस्कशन नहीं हुआ। जब देश में आप इतना बड़ा परिवर्तन लाना चाह रहे हो, देश में आप एक कुछ ऐसा नया कुछ ऐसा करना चाह रहे हो जो बहुत पूरे देश की जनता की किस्मत बदल देगा, अब जनता से तो रायशुमारी कीजिए। जनता मालिक है लोकतंत्र में, ये चंद लोग मालिक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इसी को परिवर्तित करना चाहती है। वो जो जनता जो मालिक है लोकतंत्र में, उस शक्ति को छीन लेना चाहते हैं। चाहते एक बार चुनाव हो जाए और 5 साल के लिए जनता को जिस तरीके से परेशान करना उस तरीके से परेशान करे, जनता आवाज तक ना उठा पाए। ये उसी जनता की जो आवाज उठाने की शक्ति है उसको छीन लेना चाहते हैं। हम सब ने देखा 700 किसानों की शहादत के बाद भारतीय जनता पार्टी झुकी, क्योंकि उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव आ गए थे। अगर चुनाव नहीं होते तो 700 किसान शहीद हुए, हजारों किसान शहीद होते थे। ये लोग जागते नहीं। पूरे देश देख रहा है कि जिस तरीके से सिलेंडर महंगा किया गया, जनता प्रदर्शन करती रही, रोती रही, लेकिन इन्होंने एक दर्द नहीं सुना। चलिए चुनाव आए तो उससे होगा क्या, उससे क्या बता होगा? रहे हैं। नहीं, इन मुद्दों से अगर एक राष्ट्र एक चुनाव अगर हो भी जाएंगे तो मुद्दों का तो कोई, मुझे लगता है कि जो राजनीतिक दलों की जवाबदेही है उस पर तो मुझे नहीं लगता है कि कोई असर होगा। जी देखिए, अब हर 3 महीने में जब चुनाव होते हैं तो पार्टी को जवाब देना पड़ता है। अब राजस्थान के चुनाव थे तो इनको झुकना पड़ा। किसानों के सामने भारतीय जनता पार्टी आपको लगता है कि वर्तमान जो पोजीशन है बेहतरीन है? बिल्कुल। देखिए, लोकतंत्र में हमेशा अच्छे की गुंजाइश होती है। अगर सभी लोगों से चर्चा करके कुछ करेंगे और कुछ अच्छा हो सकता है, उसके हम समर्थन में। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन जैसी व्यवस्था भारत देश में वर्तमान में लागू नहीं हो सकती है। ये लोग हिटलरशाही पर उतारू, ये कहीं पर भी राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। अगर इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया तो 4 साल के लिए वापस फिर चुनाव नहीं हो सकते। और हमने देखा किस तरीके से सरकार गिराई गई, महाराष्ट्र में गिराई, गोवा में गिराई, ये तो देश ने देखा है ना। जवाब दिलवाता हूं मैं। कृष्ण कुमार जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। आपके 2 सहयोगी पार्टी वाले बैठे, साथी पार्टी वाले, सहयोगी क्या साथी पार्टी, इनका ऑब्जेक्शन आपने सुना, मैं रिपीट नहीं करूंगा, कि पूरे सिस्टम को हाईजैक करना चाहती है बीजेपी और अपने मन मर्जी के तरीके से देश पर यह सारा सिस्टम थोपना चाहती है। इन लोगों का आरोप है। देखो, आरोप लगाना कुछ लोगों की आदत हो जाती है और भारत में भी मुख्य विपक्षी दल से लेकर बाकी जो चुटपुटिए छोटे छोटे विपक्षी दल हैं वो आरोप जरूर लगाते हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। 62 दलों के साथ चर्चा के लिए आमंत्रण किया गया। आपने खुद ने बताया 18,626 पेज की रिपोर्ट पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब ने वर्तमान राष्ट्रपति को सौंपी है। कितने दिन लगे हैं और सब प्रकार की वोटर लिस्ट एक हो, नगरपालिका से लेकर संसद तक की, यह विषय उसमें सुझाव दिया गया है। 47 दलों ने सहभागिता की है। 32 दल इस रिपोर्ट के साथ बोल रहे हैं, 15 दल उसके खिलाफ बोल रहे हैं। सारे तथ्य इस बात के हैं कि जनता से चर्चा हो रही है। और फिर भारतीय जनता पार्टी अगर जनादेश लेकर 303 सांसदों की पार्टी बनकर उस काम को लीड कर रही है और आप आदमी का लोकसभा में सांसद नहीं, तो दर्द तो नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर दर्द इस बात का कि इनको अपनी चौधर की भूख जो वो बनी हुई है। कांग्रेस कहती है हमसे नहीं पूछा जा रहा। भाई, तुम्हारी जितनी बड़ी लोकसभा में हैसियत है उतना ही तो पूछा जाएगा। तुम उस मुगालते में क्यों हो कि तुम 1977 तक देश चलाते रहे? अब जनता ने तुम्हें हटाया है, भाजपा ने नहीं हटाया। तब तुमसे सवाल पूछने वाला कोई नहीं था, तो तुम अपनी तानाशाही कर रहे थे। देश में आपातकाल किसने लगाया? देश में कितनी बार चुनी हुई सरकारों को सस्पेंड करके राष्ट्रपति किसने राष्ट्रपति शासन किसने लगाया? इन बातों का जवाब इनके पास नहीं है। भाजपा ने कहां राष्ट्रपति शासन लगाया? अगर कश्मीर के अपवाद को छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में राष्ट्रपति शासन इसलिए लगाने की स्थिति थी कि आप लगातार वहां की परिस्थिति बिगाड़े हुए थे। आपने पूर्वांचल में जो कर रखा था उसे ठीक से और स्थायी शांति के ट्रैक पर कौन लेकर आया? लेकिन आरोप लगाने, साहब, आरोप लगाना आदत बन गया है, जवाबदेही है नहीं। दिल्ली में जिस प्रकार की लूट आप आदमी पार्टी कर रही है। कृष्ण कुमार जी, आपने एक बात कही कि जिसकी जितनी सीटें होंगी उनसे उतना ही तो पूछा जाएगा। ये बताइए मुझे कि 2 सीट बीजेपी की आई थी जी, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे, तो देश पे अपना कोई एजेंडा थोप देते वो, मतलब सीटों से देश की कानून व्यवस्था और देश की स्थिति को तय किया जाएगा। मुझे आपको ये चीज बताने की जरूरत नहीं है कि देश की संसद जो है उसमें जिस प्रकार की मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा। आपने कहा कि जितनी होगी तो पब्लिक के प्रति जवाबदेही होगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि कुछ भी वो जो संसद में गए वो पब्लिक ने तो भेजे हैं सर। हाँ, और एक बात और, आपने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगा रहे थे, अभी आप लोगों ने हृदय परिवर्तन करवा दिया। सरकारें तो वहां पे भी जो चुनी हुई सरकारें हैं वो छिन्न भिन्न तो हुई हैं। सर ट्रैक पर चले गए उनके, सुनिए सर, उन लोगों के अपने
क्या बोलूं, दिल परिवर्तन हुए, हृदय परिवर्तन हुए हैं कि हम इतने दिन से इस दलदल में फंसे हुए थे, अब हमें दूसरी जगह जानी चाहिए। चुनाव के 3 महीने बाद में ही इतने जल्दी हृदय परिवर्तन हो जाता है लोगों का। सर देखो, ये तो जनता की और डेमोक्रेसी की विडंबना भी है और सुंदरता भी है। हाँ। पर जिस दल से वो चुनकर आए थे उस दल पर उनका विश्वास नहीं रह गया, इसके लिए सवाल भाजपा से नहीं, उन लोगों से पूछिएगा जो जिस दल से चुनकर आए थे। देखिए, सवाल पूछने का कोई औचित्य भी नहीं है, मैं तो सिर्फ उस हिसाब से कह रहा हूं कि अब ट्रैक और ट्रेंड बदल गया। पहले सीधे सरकार उठा करके राज्यपाल को सत्ता सौंप दी जाती थी, अभी सरकारें गिर रही हैं, सरकारों में हृदय परिवर्तन हो रहा है, दलों में 6 महीने भी पूरे नहीं होने देते हैं, उससे पहले ही दलों में हृदय परिवर्तन हो जाता है कि नहीं अब हमें उधर जाना चाहिए। कोई अपने, खैर चलिए, आज एजेंडा मेरा सिर्फ इतना सा ही है कि मैं उस मुद्दे तक ही फोकस रखूं। तो आपको लगता है कि आपने कहा कि जिनकी जितनी होगी, पूछा तो है, अब वो ये नहीं कि आपको 50 सांसदों का जवाब चाहिए कि 2 सांसदों का जवाब चाहिए, पार्टियों से पूछा गया है। जो मैं रिपोर्ट के अनुसार समझ पा रहा हूं कि ये पार्टियों से पूछा गया। सर निश्चित रूप से समन्वय बनाकर सरकार चलाने की कोशिश जितनी शिद्दत के साथ मोदी जी और अटल बिहारी वाजपेयी ने की है, कांग्रेस के तो वो स्वभाव में भी नहीं था। कुल मिलाकर के अब जो परिस्थिति बन रही है, उनको एक आदत बनी हुई है कि उनके बिना फैसले कैसे हो सकते हैं। एक बिल्कुल साधारण परिवार से चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है? उनको तो आदत बनी हुई है प्रधानमंत्री के फैसले फाड़ने की। अब उनके बिना फैसले हो रहे हैं, उनको उस रूप में पूछा नहीं जा रहा है। तो सर ये अंदर की तिलमिलाहट और जो अंदर आग लगी है उसको बुझाने का पावर तो जनता के पास है। या तो जनादेश लेकर आइए, वरना जो जनादेश है उसे स्वीकार करिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन, इन टोटली सारे बिंदुओं का अध्ययन करने के बाद देश का बिल्कुल गांव में रहने वाला व्यक्ति भी कहता है चुनाव एक साथ हो जाने चाहिए। रोज रोज ये आ जाते हैं और जनता का ध्यान भटकाते हैं, विकास के कामों को अटकाते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं चुनाव के कारण बाधित होती हैं। मीडिया भी जानता है, आप हम सब जानते हैं, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के लिए अगर कोई आरोप लगाता तो उसका समाधान भी जनता ही करेगी। नितिन, आपके पास मैं आना चाहूंगा। देखिए, 2-3 चीजें हैं, ये जनरली चर्चा भी कहती, पब्लिक भी कहती है। आज राजस्थान को लीजिए, विधानसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव के बाद में थोड़ा समय मिलता है हमें, नवंबर में विधानसभा चुनाव होते हैं, मार्च के मिड में आचार संहिता लग के लोकसभा के चुनाव आ जाते हैं। लोकसभा के चुनाव की थकान मिटेगी तब तक आपके सितंबर अक्टूबर के अंदर स्थानीय निकाय की आचार संहिता लग जाएगी। उससे 2 महीने भी नहीं होंगे, फिर आपके पंचायत राज के चुनाव हो जाएंगे। तो फिर कोई एक आध बाई इलेक्शन भी आ जाता है। ये राजस्थान का दुर्भाग्य रहा, कभी कोई कुछ ना कुछ, कोई दिवंगत हो गया। तो पूरे राजस्थान में एक ऐसी स्थिति बन जाती है, ऐसा ही मुझे लगता है कई राज्यों के अंदर भी होगा। तो चुनाव में कहीं कोई सैक्रिफाइस करके एक बार तो हो कि चलिए, दुनिया के बहुत सारे मुल्क हैं ऐसे जहाँ पे एक ही बार में चुनाव खत्म हो जाते हैं। देखिए योगेंद्र जी, मेरे साथी प्रवक्ता ने बहुत अच्छा भाषण दिया, लेकिन मैंने जितने भी सवाल उनसे पूछे, चाहे कमेटी को लेके पूछे हों, चाहे कॉस्ट को लेके पूछे हों, संवैधानिक संशोधन में क्या स्थिति रहेगी, क्या ये डेमोक्रेसी पे प्रहार नहीं है, पूरे विश्व में पार्लियामेंट्री अथॉरिटी में कहीं भी ये नहीं है, चुनाव सुधार को लेके, बेसिक स्ट्रक्चर को लेके कहीं भी इन्होंने किसी बात का जवाब नहीं दिया। हाँ, एक बीजेपी की जो हम बताते थे कि आत्ममुग्धता और एक अपनी तानाशाही जो रवैया है, वो साफ इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि जो सीट के हिसाब से है उससे हम तय करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो अन्य विपक्षी दल हैं, उनकी कई जगह राज्य सरकारें भी हैं, पूर्वोत्तर भी हमारा बहुत स्टेक है, पूर्वोत्तर राज्य में भी, दक्षिण भारत भी हमारा ही हिस्सा है। आप ना क्षेत्र को ना दल को प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं, ये आपकी तानाशाही रवैया साफ दिखाता है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने एक जो पॉइंट कहा था उसका बस जवाब देके आगे बढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने बोला राष्ट्रपति शासन, ये शायद भूल गए हैं कि 2016 में जब उत्तराखंड में इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया था और इनको जो सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी थी और उसके बाद में दोबारा से चुनी हुई सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर किया। मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे, जिन्हें ये ऑपरेशन कमल कहते हैं, वो मैं उन्हें लोकतंत्र का चीरहरण मानता हूँ। चाहे अरुणाचल प्रदेश की बात हो, मणिपुर की बात हो, त्रिपुरा हो, आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है। और 436 बाई इलेक्शन 2014 से हुए, देश के इतिहास में कहीं नहीं ऐसा हुआ था। तो ये चीज भी बहुत गंभीर है हमारे लोकतंत्र के लिए, इसका भी सोचना बहुत जरूरी है। अब आपने इन्होंने कहा कि हमने इतनी जल्दी हमने 190 दिन लगाए, ये लगाए। मैं ये कह रहा था, आपने एमएसपी का कानून जो मोदी जी ने पहले चुनाव से पहले कहा था, आज 10 साल हो गए उन्हें एमएसपी का कानून लागू करने में, तो 10 साल हो गए। सीए जो इन्होंने रूल बनाए थे, आज उसके रूल्स बनाने के लिए 5 साल लग गए। 190 दिन में आपने इतने बड़े बड़े काम कर लिए। 100 दिन में काला धन लाने की बात करते थे, आज 10 साल हो गए, काला धन वापस नहीं आया। नोटबंदी से काला धन खत्म करने की बात करते 10 साल हो गए, 15 लाख खाते में नहीं आया। पेट्रोल वन नेशन वन इलेक्शन, हम मैं कह रहा हूं कि ये कह रहे थे कि हमने दिन में
में कर लिया। मैं कह रहा हूं आपने जितने वादे 2014 में किए थे, आप 10 साल में भी आप उनको पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि आपको उन मुद्दों को भटकाना है, इसलिए आप ये नए नए शगुफे लाके छोड़ते हैं। मुझे लगता है कि इनको यहां डिबेट करने आने से पहले किरोड़ी लाल मीणा जी ने जो राज्यसभा में क्वेश्चन पूछा था और उसके बाद में जो अर्जुन राम मेघवाल जी ने जवाब दिया था, उनको यही पढ़ लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि यह तभी लागू हो सकता है जब संविधान संशोधन हो, यह तभी लागू हो सकता है सभी राजनीतिक दलों की सहमति हो, संघीय ढांचे को ध्यान में रखते हुए सभी सरकारों की भी सहमति चाहिए, ईवीएम की खरीद के लिए बहुत बड़ा बजट भी चाहिए, और नितिन एक बार, ये रिपोर्ट सौंपी गई है, आपको क्या लगता है कि अभी पार्लियामेंट में नहीं आएगी रिपोर्ट? मैं ये कह रहा हूं कि जब वो सारा आधारी नीति आयोग, जो कि ना स्टैट्यूटरी बॉडी है ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और जिस तरीके की मैंने आपने बताया कि केंद्र सरकार अगर विश्वास मत खो दे तो उन्होंने क्या प्रोविजन कर दिया, राज्य सरकार अगर सीएम ना हो तो बोला राष्ट्रपति शासन लगा दो, कार्यकाल इमरजेंसी प्रोविजन के हिसाब के बिना भी आगे पीछे बढ़ा दो। तो आप जिस तरीके से संवैधानिक ढांचे को, अगर किसी करना चाह रहे हो, अविश्वास प्रस्ताव किसी के खिलाफ आ गया या अगर बीच में सरकार चली जाती तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, जो भी राष्ट्रपति शासन। अगर केंद्र सरकार मान लीजिए विश्वास मत बीच में खो दे तो सारी राज्य सरकारों को भंग कर दो, नीति आयोग ने ये कहा है, क्या आप उसमें सहमत हो? मैं ये कह रहा हूं कि आप ये लोकतंत्र का, ये तो हमेशा से था, कुछ ऐसे संवैधानिक प्रश्न खड़े हुए उसी के कारण तो आप उसको सॉल्व ही नहीं करना चाहते, आप सबको सहमति लेना नहीं चाहते, आप केवल चाहते हो कि प्रधानमंत्री हमारे चुनाव प्रधानमंत्री रहे, उनको चुनावी थकान ना हो, और हम इस तरीके से चुनाव को डिजाइन करें कि स्टेट के मुद्दे गौण हो जाए, और हम इस तरीके, आप मॉडल ऑफ कोड कंडक्ट की एक लास्ट बात कर रहे थे। हाँ। आपको अगर ये पता हो, पहली बात तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट और ऑनगोइंग स्कीम लगातार जारी रहती है। दूसरा, अगर कोई वेलफेयर स्कीम की बात हो तो चुनाव आयोग की सहमति से आप उसको बाद में भी कर सकते हैं। तीसरा, आप एक सहमति विभिन्न दलों में बना लें, सभी दलों ने कहा है कि आप मॉडल ऑफ कोड कंडक्ट को कम कर लें या स्पेसिफिक आप उसमें चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने इमरजेंसी प्रोविजन में तमाम राष्ट्रपति शासन में कम किए, अगर उससे कोई नुकसान हो रहा है तो आप कम कर सकते हो, वो सब आम सहमति से किया जा सकता है। लेकिन केवल चुनावी प्रधानमंत्री को सहूलियत रहे, वो स्थानीय नेताओं की तरह बिहेव कर पाए, केवल इसके लिए पूरा प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, और साथ में जो जनता के असली मुद्दे हैं, किसानों के हो गए, एमएसपी के हो गए, चाहे रोजगार के हो गए, महंगाई के हो गए, लोगों की बचत के हो गए, केवल इनसे डाइवर्ट करने के लिए ये नया शगुफा छोड़ा। एक बार चुनाव होंगे तो प्रधानमंत्री तो एक ही बार जाएंगे, प्रधानमंत्री भी कम ही समय उनको प्रचार का मिलेगा, एक ही बार मंचों को शेयर करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी पहले मैं कह रहा हूं कि अगर बिहार का चुनाव होता है 31 रैलियां करी, आप कर्नाटक का चुनाव हुआ, कितनी रैली और कितना क्या खर्चा कभी डिक्लेयर किया, इतनी सारी रैलियां करी, जहां मनमोहन सिंह जी कर्नाटक के चुनाव या इस तरीके के चुनाव होते थे 2-2 रैली किया करते थे। ये किसी भी तरीके से आप कह रहे हैं कि चुनावी मोड वाले प्रधानमंत्री, अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो प्रधानमंत्री हो चाहे दूसरे नेता हो, एक टाइम पीरियड के दरमियान ही आप लोग अपना वो कर सकते, अदरवाइज तो सरकार किसी की बनी, अगर जो पार्टी विपक्ष में चाहे फिर धरना प्रदर्शन करते। तो मैं आपको यही बता रहा हूं ना कि केवल प्रधानमंत्री की सहूलियत के लिए, बिना संवैधानिक संशोधनों को, बिना ये जो बातें कह रहे हैं उनको जस्टिफाई करे, केवल प्रधानमंत्री जी की सहूलियत के लिए, प्रधानमंत्री जी को भी थकान नहीं होगी। मैं ये कह रहा हूं केवल प्रधानमंत्री जी चुनावी प्रधानमंत्री बन गए, केवल उनकी सहूलियत के लिए अगर ये सब किया जा रहा है तो सामने आ रहा है। देव, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। ये खर्चा बचाने के तर्क दिया जा रहा था, एक तो पब्लिक में भी कई बार डिमांड थी कि ये इतना खर्चा, हर बार आचार संहिता, ये वो काम नहीं हो पाते हैं, तो क्या तो अगर मान लो ऐसा नहीं भी होता है तो सिस्टम में सुधार की कहीं आवश्यकता है कि गवर्नमेंट की अपनी जवाबदेही हो कि जिस राज्य के अंदर या जिस विधानसभा क्षेत्र में बाई इलेक्शन होता है सिर्फ वहीं तक सीमित रखा जाए, बाकी काम तो हो, ऐसा कुछ हो, क्यों बहाने बनाए जाते हैं कि काम नहीं। ये तमाम जो लॉजिक भारतीय जनता पार्टी ने दिए, मैं सुन रहा था, एक सिर्फ उनमें एक थी अहंकार। जिस तरीके से अब इन्होंने एक बात करी कि 2 सांसद वाला पार्टी भी आज जो है दूसरों को ज्ञान दे रही है कि हम ये बन गए। देखिए, समय किसी का सगा नहीं है, समय जो 2 पे थे आज वो देश पे राज कर रहे हैं, जिनका आज 1 सांसद है आज हमारा, तो हम भी एक दिन देश पे राज करेंगे, इसमें कोई जनता तय करेगी, ये तय नहीं करेंगे। दूसरी बात, ये कह रहे थे बाई इलेक्शन होते हैं, जनता प्रभावित होती है। इस देश में सबसे ज्यादा बाई इलेक्शन के लिए कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि इन्होंने देश की सबसे ज्यादा सरकारें गिराई, सबसे ज्यादा विधायकों की खरीद फरोख्त की, तो इन लोगों ने बाई इलेक्शन करके जनता को परेशान किया। तीसरी बात, इस सब चीजों का कोई भी एक लॉजिकल ये रीजन नहीं दे पाए। ये कह रहे खर्चा, देश के चुनावों पे जो खर्च होता है वो देश के कुल बजट का 1% से भी कम पड़ता है, तो वो खर्चा नहीं है, दरअसल इनको मुद्दों से भटकाना है। आज भी देश में वन नेशन वन इलेक्शन होने नहीं है, पॉसिबल नहीं है, बात भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, लेकिन इनको वर्तमान स्थिति में जनता को भटकाना है, जनता के मुद्दों को भटकाना है। आज देश के किसान सड़कों पे रामलीला मैदान में बैठे हुए, उनकी इनको चिंता नहीं है।
ये देश के युवा रोजगार मांग रहे हैं, चिंता नहीं है, महंगाई से जनता परेशान, चिंता नहीं, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन ले आए, सीए ले आए, जहां पाकिस्तानियों की चिंता है, बांग्लादेशियों की चिंता है, देश की जनता की चिंता नहीं है, देश के हिंदुओं की चिंता नहीं है, दूसरे देश के हिंदुओं की चिंता। तो ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी का दोगला रवैया दिखाती है। लोग सिर्फ जनता को चलिए मैं जवाब दिलवा देता हूं, समय कम है, मैं जवाब दे रहा हूं जी जानू साहब। देखो कुल मिलाकर आप आदमी पार्टी जिस प्रकार सीए का विरोध कर रही है वो इतना सा बता दे कि 2014 से पहले जो भारत में आ गए थे उनको नागरिकता देने का मुद्दा है, वो भारत में रहते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए होंगे। आप जिस प्रकार की चिंता बिरयानी खिलाने के लिए शाहीन बाग में कर रहे थे, आप तो एक्सपोज हो चुके हैं जनता के सामने। एक मिनट, इस पे मैं जवाब दूं। दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के घर के बाहर आज कुछ जो है पाकिस्तानियों बांग्लादेशियों ने प्रदर्शन किया, वो कह रहे हैं हम 6 साल पहले आए हैं लेकिन हमको भारत की नागरिकता चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी जवाब दे, आज पूरे दिन इनके पार्टी के नेता उन प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे थे, क्या ये 6 साल पहले पाकिस्तान से आए हुए उनका समर्थन करते? वो कह रहे हैं हम पाकिस्तानी है, हमसे दिल्ली के मुख्यमंत्री माफी मांगे। क्या देश का चुनाव हुआ मुख्यमंत्री पाकिस्तानी से माफी मांगेगा जाकर के? देश के जब किसान प्रदर्शन करते कहते पाकिस्तान से। चलिए मैं जवाब दे लेने, मुद्दे से भटक जाएंगे। पाकिस्तानी जानू जी अपनी बात पे आइए। देखो कुछ बातें हैं कि चुनाव खर्च कम होगा, इस बात में निश्चित रूप से कम होगा। जिस प्रकार के संशोधनों का मूवमेंट होता है, सुरक्षा बलों का मूवमेंट होता है, वो कम होगा। काले धन के प्रवाह पर रोक लगेगी। चुनाव में जिस प्रकार काले धन का उपयोग होता है, अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो काले धन का प्रवाह कम होगा और आम लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। अब चुनाव रोज ही होते हैं, लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहता है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा, एक बार होगा, तो आम आदमी की रुचि अभिरुचि भी बढ़ेगी। कुल मिलाकर सौहार्द बढ़ेगा। चुनाव के नाम पर जिस प्रकार की नारेबाजी, जुमलेबाजी और तानाकसी होती है वो नहीं होगी और देश विकास की पटरी पर आगे बढ़े, इस बात की चर्चा होगी। और चुनाव आयोग इस संपूर्ण रिपोर्ट के आधार पर चर्चा करके, सरकार सदन में चर्चा करके संशोधन लाकर करने वाली है। आपको क्यों लगता है कि रिपोर्ट आई और लागू हो गई? भाई बहुत कुछ होने वाला है। हां, इतना जरूर है कि अभी कांग्रेस की हम उतनी ही सलाह लेंगे जितनी जनता ने उसको सलाह देने की पावर दी है। जी चलिए मैं माफी चाहूंगा सर, समय का अभाव है। आप लोगों ने अपने अपने बहुत ही अच्छे तर्क रखे हैं। हर पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है, क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन फिलहाल हम रिपोर्ट जो सबमिट की गई है उसको लेकर के चर्चा की है हमने। रामनाथ कोविंद जी ने 18,626 पेज की 191 दिन उनको लगे। 4 फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने भी अपने समर्थन में आर्ग्यूज दिए हैं, चाहे वो बोबड़े हों या फिर यू ललित हो, मिस्टर मिश्रा हों, गोगोई हों, इन लोगों ने भी अपने आर्ग्यू दिए हैं। राजनीतिक दलों का जैसे आपने स्क्रीन पे भी देखा, हम लोगों ने जो बताया उनके अपने तर्क हैं। खैर कब लागू होगी, क्या होगी और सबके सामंजस्य के साथ में होगी, या जैसे जानू साहब ने कहा कि जिसकी जैसी स्थिति होगी उससे उतनी सलाह और चर्चा की जाएगी। खैर क्योंकि देश के ऊपर एक बड़ी बात होगी, हालांकि नई बात नहीं होगी। 52 से 67 तक इसी फॉर्मेट में पहले इलेक्शन हो चुके हैं, बाद में परिस्थितियां बदली, चीज़ें बदली, उसके आधार पे ये सिस्टम थोड़ा छिन्न भिन्न हुआ और वापस पे पटरी पे आता है, नहीं आ पाता है। रिपोर्ट के कितना कुछ इस पे गौर फरमाया जाएगा, क्या कुछ रहेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में। लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट सबमिट की गई है उसको लेकर हमने चर्चा की और आप सबने शिरकत की, उसके लिए बहुत बहुत आभार। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।